हेलो बच्चों, नमस्कार। और 8 चैप्टर हमारे पूरे हो गए हैं लगभग। अगर हम बात करें कक्षा 12 में जो एक किताब आपको दी गई है, पूरी 2 भाग दिए गए हैं, उसमें से एक भाग का ये अंतिम लेसन है जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके बाद आपका कोर्स समाप्त होने की स्थिति में आधा समाप्त होने की स्थिति में आ जाएगा। फिर हम दूसरी किताब शुरू करेंगे। तो पहली किताब में आज हम शुरू कर रहे हैं पाठ 9, जिसका नाम है उप सह संयोजक यौगिक। अंग्रेजी में इन्हें हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। इसके लिए मैं आज आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देने वाला हूं, जिसमें मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूं सबसे पहले लवण। क्या पढ़ाने जा रहा हूं? लवण। ये लवण कितने प्रकार के हैं ये मैं आज इस वीडियो में आपको बता रहा हूं। आपको इस चैप्टर को पढ़ने से पहले लवण की जानकारी होनी आवश्यक है। लवण अंग्रेजी में इसे सॉल्ट कहते हैं, और हम परिभाषा पढ़ते हैं अम्ल और क्षार की क्रिया से जल के अतिरिक्त बनने वाले पदार्थ को लवण कहते हैं। ये लवण कितने प्रकार के हैं ये हम इसमें पढ़ेंगे। लवणों का वर्गीकरण। लवण के उदाहरण अगर आप ध्यान रखें तो आपको ध्यान होंगे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, पोटेशियम कार्बोनेट, K2Cr2O7, K2SO4, Cr2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O, K4FeCN6 आदि। ये सभी लवण हैं। अब ये लवण हम जो देख रहे हैं अलग अलग तरह के लवण हैं। इनका वर्गीकरण हम पढ़ते हैं। लवणों का वर्गीकरण। सबसे पहले सामान्य लवण। सामान्य लवण कौन से लवण है? नॉर्मल साल्ट हम जिन्हें कहते हैं। नॉर्मल साल्ट के लिए सिर्फ हमारी ये परिभाषा बनती है अम्ल और क्षार की क्रिया से जल के अतिरिक्त बनने वाला पदार्थ सामान्य लवण होता है। अब ये सामान्य लवण वास्तव में 3 प्रकार के होते हैं। एक सरल लवण, सिंपल साल्ट। कौन से होते हैं लवण? वे लवण जो अम्ल और क्षार के पूर्ण उदासीनीकरण से बनते हैं।
सरल लवण कहलाती है। जैसे हम देखते हैं NaCl, Na2SO4, KCl, MgCl2 आदि। माने जब अम्ल और क्षार की क्रिया कराएंगे तो जितने अम्ल में हाइड्रोजन परमाणु हैं, विस्थापनीय हाइड्रोजन, और जितने क्षार में विस्थापनीय OH हैं, वे सभी विस्थापित होंगे और आपस में क्रिया करके जल बनाएंगे और एक लवण बनेगा जिसमें ना तो कोई विस्थापनीय हाइड्रोजन होगा और ना ही कोई विस्थापनीय OH आयन होगा। उसे हम कहते हैं सरल लवण। बी, अम्लीय लवण। एसिडिक साल्ट। ये कौन से लवण है? असलियत में ये वे लवण है जो अम्ल के आंशिक उदासीनीकरण से बनते हैं। उसका पूर्ण उदासीनीकरण नहीं हुआ है, अम्ल के आंशिक उदासीनीकरण से बनते हैं। वे लवण जो अम्ल के आंशिक उदासीनीकरण से बनते हैं। अर्थात जिनमें अम्लीय शक्ति होती है। अम्लीय लवण कहलाते। क्या कहलाते हैं? अम्लीय लवण। जैसे देखिए हम NaHSO4 सोडियम बाइसल्फेट, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, KHSO4 KHCO3 आदि। ये अम्लीय लवण है, क्योंकि अभी भी अगर हम NaHSO4 को वियोजित करें तो ये एक H पॉजिटिव प्रोटॉन देता है। तो ये प्रोटॉन देता है तो इसके अंदर अभी अम्लीय लक्षण विराजमान है इस हाइड्रोजन के कारण। अगर आप ध्यान करें तो ये H2SO4 का आंशिक उदासीनीकरण है। अभी केवल एक हाइड्रोजन इसमें से हटा है, दूसरा हाइड्रोजन हटाने के लिए पूर्ण उदासीनीकरण करने पड़ेगा, जिससे हमारा Na2SO4 बनेगा। तीसरे नंबर के लवण होते हैं क्षारीय लवण। इसी में मैं आपको बता रहा हूं, C, क्षारीय लवण। बेसिक साल्ट। वे लवण जो क्षार के आंशिक उदासीनीकरण से बनते हैं, अर्थात जिनमें क्षारीय शक्ति होती है। जैसे जिंक OHCl, जिंक ऑक्सीक्लोराइड कहेंगे इसे, टिन ऑक्सीक्लोराइड आदि। इनमें अभी OH विद्यमान है। अगर हम इन्हें वियोजित करते हैं तो ये अभी OH आयन दे सकते हैं, और जो OH आयन दे सकते हैं वे हमारे क्या होते हैं? वे हमारे क्षार होते हैं। तो इसलिए इन लवणों में OH देने की शक्ति है, इसलिए क्षार है। आगे बढ़ते हैं हम, और हम अब आगे बात करेंगे
दूसरे प्रकार के सामान्य लवणों की दूसरे नंबर का लवण होता है हमारा द्विक लवण। इसे हम डबल साल्ट भी कहते हैं। जैसा कि इसमें लिखा है द्विक, द्विक माने डबल, माने इसमें दो लवण होंगे और विशेषता इसकी ये रहेगी कि दोनों लवण मिलने के बाद एक दिखाई देंगे। जैसे अगर आपने कहीं पर फिटकरी देखी होगी तो फिटकरी जो है बहुत ही साधारण द्विक लवण है, आपको एक दिखाई देती है, लेकिन उसमें पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट दो लवण उपस्थित होते हैं। तो द्विक लवण की परिभाषा होती है वे लवण जो दो लवणों से मिलकर बने होते हैं। लिखें इसकी परिभाषा में मैं बोल रहा हूं आपको, वे लवण जो दो लवणों से मिलकर बने होते हैं द्विक लवण कहलाते हैं। इनके गुण उन्हीं लवणों के समान होते हैं और ये ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं और विलयन में अपने अपने गुण प्रदर्शित करते हैं। ठोस में हमें ऐसा नहीं दिखाई देगा कि अलग अलग हैं, लेकिन जब हम विलयन में घोल देंगे तो ये अलग अलग हो जाते हैं। पोटेशियम सल्फेट अलग, एल्यूमिनियम सल्फेट अलग, और इनके आयन बन जाते हैं जो जैसे पोटेशियम सल्फेट के आयन क्रिया करते हैं तो वैसे ही एल्यूमिनियम सल्फेट के अपनी क्रियाएं करेंगे। तो इसके जो लवण हैं ये विलयन अवस्था में अपने गुण प्रदर्शित करते हैं, ठोस अवस्था में एक से दिखाई देते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको दो उदाहरण बता देता हूं। एक तो फिटकरी, ये पोटास फिटकरी या साधारण फिटकरी है। K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24 H2O। इसके बाद मोहर लवण या इसे हम फेरस अमोनियम साल्ट भी कहते हैं। FeSO4 इंटू NH4 का होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O। ये उदाहरण हमारे द्विक लवणों के हैं, मोहर लवण और फिटकरी। दोनों उदाहरण आप अच्छी तरीके से याद कर लें, उनके सूत्र भी याद कर लें, क्योंकि आपके कोर्स में मोहर लवण का प्रैक्टिकल भी है, वहां भी ये सूत्र आपसे पूछा जाता है, तो इसे अच्छी तरह से याद कर लेंगे। तीसरा लवण होता है हमारा जिसे हम कहेंगे जटिल यौगिक या जटिल लवण, और इसी का दूसरा नाम है उप सह संयोजक यौगिक, जिनके हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात करेंगे। कॉम्प्लेक्स साल्ट या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। एक नाम और हिंदी में इसे देते हैं संकर यौगिक। ये भी हमारे दो या दो से अधिक लवणों से मिलकर बने होते हैं, परंतु इनकी विशेषता है कि इनके गुण उन लवणों के समान नहीं होते जिनसे ये मिलकर बने होते हैं। एक बात, ये ठोस और विलयन दोनों में स्थायी रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ठोस में अलग होते हैं या विलयन में अलग, दोनों में एक रूप से रहते हैं। तो वे लवण, परिभाषा लिखें, वे लवण जो दो या दो से अधिक लवणों से मिलकर बने होते हैं, परंतु उनके गुण उन लवणों जैसे नहीं होते जिनसे वे मिलकर बने होते हैं, परंतु उनके गुण उन लवणों के समान नहीं होते जिनसे वे मिलकर बने होते हैं। जटिल लवण संकर यौगिक या उप सह संयोजक यौगिक कहलाते हैं। समझ में आ गई बात? एग्जाम्पल,
जैसे K4FeCN का होल 6। सबसे बड़ी पहचान, इन कंपाउंडों में बड़ा ब्रैकेट होता है। कल मैं इस उपसंयोजक यौगिक को आपको विशेष रूप से अलग से समझाऊंगा। टेट्रामीन कॉपर सल्फेट 8, इन यौगिकों का अध्ययन हम इस चैप्टर में करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि ये ठोस और विलयन दोनों अवस्था में कैसे रहते हैं, स्थायी रहते हैं। ठीक है, तो आप ये आपके लवणों का वर्गीकरण हुआ है। अब मैं आपको इनके बाद बताता हूं अगले उसमें कि ये उपसंयोजक यौगिक कैसे हम पहचानेंगे, किसे कहते हैं। मेन चैप्टर हमारा कल से स्टार्ट होगा। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। आपसे मेरा सिर्फ इतना निवेदन है, 19 तारीख से आपके स्कूल खुलने जा रहे हैं, तो आप लापरवाही ना बरतें। आप बच्चे हैं, बिल्कुल लापरवाही ना बरतें। एक मास्क अवश्य लगा के रखें। पहली बात, मास्क अच्छी क्वालिटी का हो, बिल्कुल झीना ना हो। आप अपने घर पे सूती कपड़े के डबल लेयर के मास्क बनवा लीजिए, एक लगा के आइए और एक घर जाके धुलवा लीजिए, फिर दूसरा लगा लीजिए। प्रतिदिन अपने मास्क को जरूर धोइएगा। दूसरी बात, इससे आपके पैसे बचेंगे। 20 रुपये का मास्क आप अपने घर पे आराम से बना सकते हैं, नहीं तो घर के आसपास जो टेलर हैं उससे आप बनवा लें। एक छोटा सा सैनिटाइज़र अगर आपके पास हो तो अपनी जेब में अवश्य रखें। अगर आप किसी भी व्यक्ति को छूते हैं या किसी के सामान को छूते हैं तो अपने हाथ को तुरंत सैनिटाइज करें। अन्यथा एक छोटा साबुन अपने पास रखें। वैसे तो विद्यालय में ये सब चीज़ें उपस्थित रहेंगी, लेकिन आप अपने आप को सुरक्षित रखें। अगर आप अपने आप को सुरक्षित रखेंगे तो ये विद्यालय में ऑफलाइन आपका कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, और अगर ये विद्यालय में ये बीमारी बढ़ेगी तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।